हेलो दोस्तों। हमारे क्लासेस में आप लोग का बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इस लेक्चर में हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो आप ऑलरेडी 11th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, उसको हम डिटेल में इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। आखिर सॉल्यूशन होता क्या है? पहला बात तो ये आता है हमारा कि व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला वर्ड लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, जरा लिखिएगा पहला पॉइंट। सॉल्यूशन व्हेन टू और मोर व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग substances when two or more chemically non-reacting substances are mixed together forming क्या बनाते हैं? होमोजीनियस फॉर्मिंग होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बनाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। समझ में आया क्या होता है? व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, केमिकली नॉन रिएक्टिव। कैसे? केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। जो आप दो या दो से ज़्यादा जो मिक्स कर रहे हो, कैसा होना चाहिए? केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर फॉर्मिंग, कैसा मिक्सचर बनाते हो लोग? होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, एक बार टर्म आता है इसमें, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बता सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है सेम फेज। क्या होता है? सेम फेज। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है? सेम फेज का मतलब होता है टू सब्सटेंसेस, ठीक है, कैन नॉट बी क्या? सेपरेटेड। कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। समझ में आया? जैसे मान होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनके पास सेम फेज हो। सेम फेज का मतलब होता है टू सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, और उसमें आपने ले रखा है वाटर। क्या डाल रहा है? वाटर। ठीक है, इसमें क्या है आपका? वाटर, H2O। ठीक है, क्या डाल रखा? H2O। और इसमें आपने डाल दिया क्या? सॉल्ट, NaCl। क्या डाल दिया? NaCl। मतलब जो घर में नमक होती है ना, उसको डाल दिया। तो क्या हो गया? पहले पानी था, उसमें क्या डाला आपने? नमक। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। बनता है ना, नमक पानी सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, फिर मैं आपसे बोलूँ उन दोनों को सेपरेट करो, क्या आप सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कैसा मिक्सचर कराएंगे? होमोजीनियस। समझ में आया? होमोजीनियस मतलब सेम फेज और टू सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। समझ में आया? मतलब आप पानी और नमक को अब आप अलग नहीं कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट नोट करिए जरा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? व्हेन the solution is composed of only two chemical substances, only two substances, it is termed as binary solution। क्या बोलते हैं इसको हम? बाइनरी
सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या लिखा है, बाइनरी सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 केमिकल सब्सटेंस, सिर्फ क्या उसमें 2 केमिकल सब्सटेंस हो, इट इज टर्म्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब जो ये सॉल्यूशन आप पढ़ रहे हो जिसमें सिर्फ दो ही चीज हो, क्या हो, सिर्फ 2 केमिकल सब्सटेंसेस, क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे मैं इसकी बात करूँ, इसमें कितने सब्सटेंस लिए, 2 सब्सटेंस, कितने सब्सटेंस लिए, 2, तो कैसा सॉल्यूशन हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर 3 सब्सटेंस होता तो इसको बोलते हैं टर्सरी, टर्सरी बोलते, क्या बोलते हैं, 3। अगर मान लो इसमें एक और चीनी होता तो 3, एक चीनी होता और नींबू भी होता तो कितने सब्सटेंस हो गए, 4 सब्सटेंस। तो इसको बोलते हैं 4 सब्सटेंस होता तो क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी। ठीक है, टर्सरी के लिए 3, क्वाटरनरी के लिए 4। ठीक है, पेंटा 5। ठीक है, तो जो हमें पढ़ना होता है ना बाइनरी सॉल्यूशन, जो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और 4 बाइनरी सॉल्यूशन, 4 बाइनरी सॉल्यूशन किसके लिए, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए 2 चीज़ होती हैं, एक तो होता है हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मिलकर आपको क्या देगा, ये आपको मिलकर देगा सॉल्यूशन। क्या देगा, सॉल्यूशन। समझ में आया, मतलब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट हो, कौन कौन से, एक सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, और दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूट क्या होता है, विच डिजॉल्व, जिसको घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, डिजॉल्व। सॉल्वेंट क्या होता है, इन विच डिजॉल्व्ड, जो घोलते हैं वो सॉल्यूट, और जिसमें घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे हमने NaCl को घोला तो किसी तरह काम करेगा, सॉल्यूट की तरह, और किस में घोला, पानी में, तो किसी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में हम कुछ पहले से ही लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास ये बीकर था, ठीक है, इसमें अपना एक सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में 2 पार्ट होंगे, एक तो पार्ट होगा सॉल्वेंट, क्या होगा, सॉल्वेंट, और एक पार्ट क्या होगा, सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर क्या बनाएगा, एक, ये क्या कहलाएगा हमारा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो तभी बनेगा जब सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। तो देखो, सॉल्वेंट को हम पूरे चैप्टर में डिनोट करेंगे ए से, कैपिटल ए से, किससे, ए से, और सॉल्यूट को डिनोट करेंगे हम बी से, किससे डिनोट करेंगे, बी से। ये हम कंसिडर कर ले रहे हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। 2 बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 चीज हो, सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो। सॉल्यूट क्या होता है, जो डिजॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट जिसमें डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट को हमने क्या माना है, ए, सॉल्यूट को क्या माना हमने, बी। कोई दिक्कत आया समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, कल को मान लो, अब आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, मोल्स मतलब आपको जैसे मन लिखना हो, एक तो हमारे का सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और एक हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल्स लिखने हो, क्या लिखने हो, मोल्स। ठीक है, तो सॉल्यूट को मोल्स कैसे लिखेंगे, मोल्स कैसे लिखते हैं, और सॉल्यूट को किससे डिनोट करेंगे, बी से, तो एन भी लिखेंगे, सॉल्वेंट को Na लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे लिखना हो मास, क्या निकला हो, मास, तो मास कैसे लिखते हैं, W, और सॉल्यूट का है तो क्या, B, और सॉल्वेंट का है तो A। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। जैसे लिखना हो आपको मोल फ्रैक्शन, क्या लिखना हो, मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन आपको लिखना हो सॉल्यूट का तो XB, और मोल फ्रैक्शन लिखना हो सॉल्वेंट का तो XA। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत, कहानी क्लियर है। जैसे लिखना आपको मोलर मास, क्या निकला हो, मोलर मास। मोलर मास लिखना हो सॉल्यूट का तो MB, और मोलर मास सॉल्वेंट का तो MA। कोई दिक्कत आ रहा समझ में। मतलब ये हम पहले ले चल रहे हैं, सॉल्यूट के लिए B यूज करेंगे और सॉल्वेंट के लिए A यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, आइए जरा यहाँ पे लिखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि देखो, अब कौन सॉल्वेंट होगा और कौन सॉल्यूट होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा, ठीक है, किस बात पर डिपेंड करेगा। देखो जनरली हम क्या मानते हैं,
जनरली हम मानते हैं द कंपोनेंट किसमें हो, लेस अमाउंट में हो, किसमें हो, लेस अमाउंट में। तो जो लेस अमाउंट में होता है जनरली द कंपोनेंट लेस अमाउंट में होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ठीक है। दूसरा बात, जनरली द कंपोनेंट इन लार्ज अमाउंट, और जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। समझ में आया। मतलब जनरली द कंपोनेंट लेस अमाउंट में हो सॉल्यूट, और लार्ज अमाउंट में हो तो क्या बोलते हैं उसको, सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। समझ में आया। लेकिन ये कंडीशन हम तभी यूज करते हैं जब फिजिकल स्टेट सेम होता है दोनों का। क्या होता है, फिजिकल स्टेट सेम। ये कंडीशन आप तभी यूज करोगे जब फिजिकल स्टेट क्या होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम। कोई दिक्कत, मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम। जैसे मान, ये तभी आप यूज करोगे जब क्या होगा, फिजिकल स्टेट सेम होगा सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का। जैसे हम मानते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है वो सुनिए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया क्या, आपने ले लिया वो 10 ml अल्कोहल और आपने लिया 100 ml क्या, वाटर। ठीक है। तो देखो दोनों, मतलब दोनों की फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड। कैसी है, लिक्विड। तो जो कम अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, और ये कैसे कहलाएगा, सॉल्वेंट। कैसे कहलाएगा, सॉल्वेंट। मतलब जब भी फिजिकल स्टेट सेम होगी ना तो आप इससे कंपेयर करोगे। फिजिकल स्टेट सेम हुआ तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट। समझ में आया। ठीक है। जब फिजिकल स्टेट क्या होगा, दोनों का सेम होगा। अब बात आती है कि फिजिकल स्टेट डिफरेंट होता क्या क्या होंगे, ये बताती है ना। कि मान लो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। यहाँ पे पॉइंट को नोट क्या करना है, फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने लिया बीकर। क्या लिया, बीकर। ठीक है। आपने लिया एक सॉल्ट, मान लेते हैं क्या लिया, सॉल्ट। अब प्लस में लिया वाटर। ठीक है। क्या लिया, वाटर। सॉल्ट लिया, वाटर लिया, दोनों को मिला क्या बनाओगे आप, एक फाइनल सॉल्यूशन बनाओगे। एक सॉल्यूशन बनाओगे ना भाई। अब देखो सॉल्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, मतलब वाटर पानी होता है, सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो अब दोनों का फिजिकल स्टेट क्या हो गया, डिफरेंट। क्या हो गया, डिफरेंट। क्या हो गया, डिफरेंट। ठीक है। ठीक है। तो जब फिजिकल स्टेट सेम होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा को देखते हैं, मतलब अमाउंट को देखते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोल देते हैं, जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोल देते हैं। लेकिन अब क्या करें, जब दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, तो देखो जब दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो ना, तो कैसे चेक करते हैं। अब जब सॉल्ट को वाटर में मिलाते हो और जो सॉल्यूशन बनाते हो वो कैसा बनता है, लिक्विड। कैसा बनता है, लिक्विड बनता है ना भाई। ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन कैसे बनता है आपका, लिक्विड। कैसा बनता है, लिक्विड। तो इसमें लिक्विड, वाटर कैसा होता है, लिक्विड। तो लिक्विड किसी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह। किसकी तरह, सॉल्वेंट। और इसी तरह काम करेगा, सॉल्यूट की तरह। किसी तरह, सॉल्यूट की तरह। मेरी बातें समझ में आई। मैं बोल रहा हूँ अगर दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हुआ तो उसका फिजिकल स्टेट मतलब सॉल्वेंट वो होगा जो फाइनल सॉल्यूशन का स्टेट होगा। जो सॉल्यूशन बना किस स्टेट का है, लिक्विड। तो दोनों में लिक्विड का है वाटर, तो किसी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह। एक इसी तरह काम करेगा, सॉल्यूट की तरह। ठीक है। एक बात और नोट कर लो। नोट क्या, कि किसी क्वेश्चन में अगर वाटर आ गया,
वाटर H2O, तो इसको हम मानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या मानते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। समझ में आया? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब भी वाटर आ जाएगा, वाटर किस तरह काम करेगा? सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, मैंने दो चीज़ क्लियर किया आपको। अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, तो जो मतलब किस पे डिपेंड करेगी? अमाउंट पे। जो कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा और जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो सारा कहानी किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन जो बन रहा है लिक्विड है तो किसकी तरह काम करेगा? वाटर सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूट होगा। अगर सॉल्यूशन सॉलिड होता तो सॉल्ट कैसा होता? सॉल्वेंट। और वाटर कैसा होता? सॉल्यूट। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का मिक्स फॉर्म क्या करता है? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, और इस चैप्टर में पढ़ते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन देता है आपको। हमने दो चीज़ क्लियर किया। सॉल्वेंट को ए से दिखाएंगे, सॉल्यूट को बी से दिखाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया। फिर हमने बात किया जनरली द कंपोनेंट, मतलब फिजिकल स्टेट सेम होगा तो जो लेस में होगा वो सॉल्यूट होगा और जो लार्ज में होगा वो सॉल्वेंट होगा। वैसे ही नेक्स्ट फिजिकल स्टेट बात किया, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम। ठीक है, तो अगर फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूशन की आ रही है तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। बाकी क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या पढ़ते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम पढ़ेंगे पहला टर्म वो है मोलारिटी। क्या है? मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है? इसको दिखाते हैं हम लोग कैपिटल एम से। किसे दिखाते हैं? कैपिटल एम से। किसे दिखाते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter. Now the number of moles of solute present in 1 liter solution is called its molarity. इसको क्या बोलते हैं? उसको मोलैरिटी बोलते हैं। समझ में आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute divided by volume of solution पर किस में होना चाहिए? लीटर में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलैरिटी। ठीक है, तीसरी बात, इसकी यूनिट क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल पर वॉल्यूम लीटर, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मोल पर लीटर। समझ में आया? या इसी को हम लिखते हैं क्या? कैपिटल एम। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम। ठीक है, मोल पर लीटर क्या लिख दो? कैपिटल एम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। समझ में आया? तीसरी बात, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? तो यस, इसके मतलब वॉल्यूम आ रही है, मतलब जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ गया उसका मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब मोलैरिटी क्या? इस टेम्परेचर व्हाट? डिपेंडेंट। मोलैरिटी कैसा होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे।
नेक्स्ट टर्म आता है हमारा नॉर्मेलिटी। क्या आता है? नॉर्मेलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकालना सीखा होगा, गिवन मास दिखा होगा ना, याद है ना मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन, गिवन मास को दिखाएंगे हम W से, मॉलिक्यूलर मास मतलब तो मोलर मास, मोलर मास, अब मोलर मास को दिखाएंगे हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इनटू वॉल्यूम, किसमें? लीटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा, अगला टर्म है नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? ठीक है, चलिए नॉर्मेलिटी, द नंबर ऑफ, लिखिएगा, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, the number of equivalent or gram equivalent, gram equivalent of solute, the number of equivalent or gram equivalent of solute present in 1 liter, क्या बोला है? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी को हम दिखाएंगे कैपिटल एन से। किसे दिखाएंगे? कैपिटल एन से। और कैपिटल एन इक्वल होगा हमारा number of gram equivalent, number of gram equivalent of solute, ठीक है, इसको जी से दिखाएंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। ठीक है, आया समझ में? देखो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, समझ में आया? एन फैक्टर के बारे में मैंने लेक्चर डाल रखा है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। कोई दिक्कत आया समझ में? इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट बोलो, इसकी क्या होगी? इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट पर लीटर या कैपिटल एन। ठीक है, समझ में आया? अगली बात, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? यस करेगा, क्योंकि टेम्परेचर की वॉल्यूम बोला ना, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम टर्म आ रहा है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मतलब डिपेंड ऑन टेम्परेचर। समझ में आया? बोलो, क्लियर है? आया? हमने पहला क्या टर्म पढ़ा? मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसकी यूनिट कैपिटल है। फिर हमने पढ़ा
नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब ये आपको उससे एन फैक्टर ना है, एन फैक्टर का मैंने लेक्चर डाल रखा है, मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्लियर कट कंसेप्ट बताया एन फैक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जाए, बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा, नॉर्मेलिटी जो होता है ना, नॉर्मेलिटी ये बराबर होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, किसके, एन फैक्टर। एन फैक्टर का दूसरा जो नाम है ना, वो उसको बोलते हैं वैलेंस फैक्टर। क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर बोलो या वैलेंसी फैक्टर बोलो, बात बराबर है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। समझ में आया, इन दोनों में रिलेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा मोलालिटी। क्या है, मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी को हम दिखाते हैं छोटे वाले एम से। किसे दिखाते हैं, छोटे वाले एम से। ठीक है, ये होता क्या है, लिखिएगा, द नंबर of moles of solute, the number of moles of solute present in 1000 ग्राम, या मैं बोलूँ 1 kg, क्या 1 kg, 1000 ग्राम बोलूँ या 1 kg, क्योंकि 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, solvent is called the number of moles of solid present in 1000 ग्राम या 1 kg solvent is called its molality, of the solution। किसे दिखाते हैं, छोटा लेम से। समझ में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg solvent is called its the number of moles of solute present in 1 kg solvent is called its molality of the solution। ठीक है, मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मतलब सॉल्वेंट का मास किस में लेना है आपको, kg में लेना है। किस में लेना है, kg में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट नोट करिए जरा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन, ये होता है ना। तो सॉल्वेंट निकालना हो, सॉल्वेंट तो क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सही बात है, सही बात है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगा इसका, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल। अब मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, kg में, तो मोल पर kg, या इसी को दिखाते हैं हम छोटा वाला m। क्या दिखाते हैं, छोटा वाला m। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा। डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। समझ में आया, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। सही बात है, बोलो यस और नो, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना, क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी बोले तो कैपिटल M एंड मोलालिटी, ठीक है, बोले तो छोटा m, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। छोटा m इक्वल होता है 1000 बराएम अपॉन 1000 d माइनस बराएम डिवाइड बाय बराम, ठीक है। बराएम क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। d क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, पर किसमें, ग्राम पर ml में। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राम पर ml में या ग्राम पर cc, ठीक है, ठीक समझ में आया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में बोले या ग्राम पर cc या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि cc को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, कैपिटल है मोलैरिटी, ये क्या है, मोलर मास, क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, समझ में आया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब। और छोटा m क्या है, मोलैलिटी, क्या है, मोलैलिटी, समझ में आया, बोले यस और नो। मोलैरिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में, ग्राम पर cc में या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, कैपिटल M मोलैरिटी, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो समझ में आया, आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बोलो यस और नो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसे नोट करते हैं, S से, कैपिटल S से, ठीक है। ये क्या होता है, लिखिएगा, द मास ऑफ सॉल्यूट, इन ग्राम dissolved, the mass of solute in gram dissolved in 1 liter solution, 1 लीटर सॉल्यूशन में द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज known as its स्ट्रेंथ, इसको क्या बोलते हैं, उसका स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। क्या है, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसका स्ट्रेंथ। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट का मास किस में, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, ठीक है। तो मास को किस में देखते हैं हम लोग, ग्राम में, और वॉल्यूम को लीटर में, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर लीटर, या इसी को हम क्या लिखेंगे, S। कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, मोलैरिटी, क्या पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा ना, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, पढ़ा, सही बात है। तो देखो मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास,
बोले तो मोलर मोलर मास बोल दिया, मोलिकुलर मास बोल दो, बात से में मोस कैसे करते हैं, मोस ऑफ सॉल्यूट इसने गिवन मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अब जरा ध्यान देखो, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये देखो जरा, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या लिखते हैं, स्ट्रेंथ। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ मतलब m इक्वल्स टू s अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूँ, बोलो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूँ। तो स्ट्रेंथ का एक नया फॉर्मूला क्या बन गया, m बोले तो मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो स्ट्रेंथ का एक और फॉर्मूला यहाँ से रीजनरेट हो गया, वैसे ही ठीक है वैसे ही इसका एक और फॉर्मूला आता है S इक्वल टू मोलैरिटी का जगह आता है हमारा नॉर्मेलिटी, क्या आता है नॉर्मेलिटी निकाल के देख लेना, इनटू इक्विवेलेंट मास, क्या इक्विवेलेंट मास किसका, ऑफ सॉल्यूट, किसका सॉल्यूट का। समझ में आया, बोलो ये सुनो, कोई दिक्कत। एस क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मतलब स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये आया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बात, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यस डिपेंड ऑन, मैंने बोला ना वॉल्यूम का टर्म किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आएगा वो डिपेंड करेगा, मतलब डिपेंड ऑन टेम्परेचर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार फिर से देखो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास ग्राम में कितना प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट का मास ग्राम में, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से हमारा स्ट्रेंथ मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एक फॉर्मूला यहाँ से है, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। फिर हमने एक बात किया क्या कि डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, तो इसलिए किस पे डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़ेंगे, पर किस में, परसेंटेज में, ठीक है। तो चलिए जरा पहला पॉइंट आता है हमारा परसेंट बाय मास, क्या पढ़ते हैं, परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास को हम दिखाएंगे छोटा w अपॉन बड़ा W, ठीक है। परसेंट बाय मास को दिखाएंगे छोटा w अपॉन बड़ा W, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किसमें, ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड मास परसेंट, क्या बोलते हैं, मास परसेंट। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, कोई दिक्कत क्या, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें,
ग्राम में इंटू में 100। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? अगला पॉइंट है हमारा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? बोलो नहीं, क्योंकि कोई टेम्परेचर, कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं है, मतलब डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आया समझ में? मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, अगला टर्म आता है परसेंट बाय वॉल्यूम। क्या होता है? परसेंट बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय वॉल्यूम कैसे दिखाएंगे? छोटा v अपॉन बड़ा V। ये क्या होता है? लिखिएगा जरा इसमें, दिस मेथड is used for solution. This method is used for solution of liquid in a liquid। आया समझ में? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन का क्या यूज करते हैं हम लोग? परसेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एंड वॉल्यूम परसेंट फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, इनटू में 100। ठीक है, तीसरा बात क्या है? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? यस करेगा, डिपेंड, क्योंकि वॉल्यूम का टर्म है तो इसलिए ये डिपेंड ऑन टेम्परेचर। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला टर्म आता है हमारा परसेंट बाय स्ट्रेंथ या परसेंट। तीसरा टर्म आता है हमारा, ये समझ में आया आपको? वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, इसलिए क्या है? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा परसेंट मास बाय वॉल्यूम। क्या आएगा अगला टर्म? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम किसे दिखाएंगे? छोटा w अपॉन कैपिटल V। ठीक है, अब ये क्या होता है वो सुनो। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किसमें? ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। किसमें प्रेजेंट हो? 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? मास बाय वॉल्यूम। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम। 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास है ग्राम में, तो क्या बोलते हैं हम लोग? मास बाय वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मास बाय वॉल्यूम, मतलब परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला से क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? ml में, इनटू में 100। समझ में आया? क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम का टर्म आ रहा है तो क्या करेगा? डिपेंड ऑन टेम्परेचर। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3 हमने टर्म बात किया, एक तो है परसेंटेज बाय मास, वेट बाय वेट, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन टू 100। दूसरा बात क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम,
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर मास परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू में 100। कोई दिक्कत बोलो भाई, समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम। कैपिटल एम बोले तो मोलैरिटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? वो होता है बड़ा एम इक्वल्स टू परसेंटेज छोटा डब्लू बड़ा डब्लू वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास, मोलर मास, सीधा मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। समझ में आया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डी क्या है? डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी किसका? ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पर किसमें? ग्राम पर ml में। किसमें? ग्राम पर ml में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशन बिटवीन एन बोले तो नॉर्मेलिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। एन बोले तो नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी। कैपिटल एन ये किसके इक्वल होता है? परसेंटेज छोटा अपॉन बड़ा डब्लू इंटू डी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होगा? इक्विवेलेंट। क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और डी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? ग्राम पर ml में। किसमें होगा? ग्राम पर ml में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। आगे नेक्स्ट वैसे रिलेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन, ये शॉर्ट ट्रिक्स काम आएंगे आपको, ठीक है। रिलेशन बिटवीन बड़ा एम मतलब मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम तो कैपिटल एम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू में 10 अपॉन क्या? मोलर मास। क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट आएगा हमारा नॉर्मेलिटी से। नॉर्मेलिटी बोले तो कैपिटल एन इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10। इसमें डेंसिटी का टर्म नहीं है, ठीक है। ये क्या आ गया? ई बी बोले तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भाई? क्लियर है। देखो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वेट बाय वेट इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। डेंसिटी किस में होना चाहिए? ग्राम पर ml में, या ग्राम पर cc हो सकता है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमने रिलेशन सीखा नॉर्मेलिटी और वेट बाय वेट परसेंटेज में, फिर सीखा नॉर्मेलिटी बिटवीन एम वेट बाय वॉल्यूम में, ठीक है। वैसे हम सीख रहे हैं जरा रिलेशन बिटवीन, अगला है हमारा रिलेशन बिटवीन कैपिटल एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये क्या देगा? कैपिटल एन इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट, सॉरी यहाँ बता दिया मैंने आपको, ये बता दिया आपको। देखो ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। इसके आगे बढ़ा जाए। अरे ये बता दिया मैंने रिलेशन बिटवीन कैपिटल, ये बता दिया मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक है ppm, बोले तो पार्ट्स पर मिलियन। क्या? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। क्या होता है? दिस मेथड, लिखिएगा पहला पॉइंट, दिस मेथड इज यूज्ड
is used for expressing for expressing the concentration of very dilute solution such as hardness of water, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर, या एयर पोल्यूशन, ठीक है, एक्सेट्रा। उतना काम नहीं आता लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। पीपीएम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, बाय मास, किसके द्वारा, बाय मास। क्या फॉर्मूला होता है इसका, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ग्राम में, इनटू 10⁶। समझ में आया। वैसे ही पीपीएम ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम, ये क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, ml में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, इनटू में 10⁶, ठीक है। वैसे ही अगर पीपीएम निकालना हो, पीपीएम ऑफ सब्सटेंस बाय वेट बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, इनटू में 10⁶। कोई दिक्कत आ रहा समझ में। चलो नेक्स्ट अगला टर्म आता है हमारा, ये आप याद रखना, पीपीएम उतना काम नहीं आता अपने को, लेकिन फिर भी जो फॉर्मूला वाइज है मैंने आपको बता दिया, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ठीक है, ये कर लेना आप। नेक्स्ट अगला हमारा टर्म है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, लिखिएगा, द रेशियो ऑफ the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of all the component of all the components present in the solution is called what, मोल फ्रैक्शन, is called its मोल फ्रैक्शन। समझ में आया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लो, इसको आसान भाषा में समझो, जैसे आपको इसमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है, ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन, जिसमें एक सब्सटेंस ए एक सब्सटेंस बी है। तो अगर मोल निकालना हो एल का, क्या निकालना हो, मोल फ्रैक्शन का लिखते हैं जीटा से, किसे लिखते हैं, जीटा से। मोल फ्रैक्शन निकालना हो मतलब ए का, जीटा का, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ए बोले तो सॉल्वेंट बताया था आपको, अब बी बोले तो सॉल्यूट, ए बोला था, तो जीटा बोले ए तो मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बोले तो ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। समझ में आया,
और वैसे अगर जीटा बी निकालना हो तो मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। समझ में आ रहा है? ए का मतलब मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस बी, मतलब जिसका मोल निकालना हो उसका ऊपर मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। आसान भाषा में बोलो, जैसे ए का निकालना हो तो मोल ए का मोल ऊपर और डिवाइड बाय टोटल मोल। जैसे बी का निकालना हो तो मोल ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल बी, डिवाइड बाय टोटल मोल। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन बी, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। कितना हो सकता है? 1। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना दे सकता है आपको? मैक्सिमम ए कितना दे सकता है? 1। कितना दे सकता है? 1। कोई दिक्कत? अच्छा, तीसरी बात क्या है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? नहीं करता है, कोई वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है। तो डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? दोनों का मोल फ्रैक्शन एक होता है और तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। कोई दिक्कत? मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, याद रखना आप, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला आइए। नेक्स्ट आगे है हमारा रिलेशन बिटवीन, लिखिएगा जरा, रिलेशन बिटवीन मोल परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मोल परसेंट दे रखा हो तो और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन, तो मोल परसेंट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इंटू 100। क्या करते हैं? इंटू 100। मोल फ्रैक्शन किससे दिखाते हैं? जीटा से। जीटा बोले तो ऐसे एक्स की तरह, ठीक है। तो मोल परसेंट जीटा इंटू 100। समझ में आया? एक पॉइंट और नोट कर लो, या जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगला पॉइंट आपको, रेशियो, क्या? रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन is equal to ratio of their moles। ये पॉइंट अभी आपको उतना समझ में ना है मेरे हिसाब से, लेकिन जब आप कोशिश करोगे ना ज़्यादा समझ में आएगा। मोल फ्रैक्शन का रेशियो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये इक्वल होता है देयर मोल्स के, मतलब मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। क्या होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको नोट करिए। अगला पॉइंट है हमारा रिलेशन बिटवीन मोलालिटी बोले तो छोटा m एंड मोल फ्रैक्शन। तो क्या होता है? XB अपॉन XA, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल होता है मोलालिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ A अपॉन 1000। मोलिकुलर मास ऑफ A बोले तो सॉल्वेंट, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आपको लिखा हो 1 dc, ये पता होगा आपको 1 dc का मतलब 1/10, ठीक है। 1 मिली मतलब 1/100 नहीं 1000, ठीक है। 1 सेमी कहीं मिल रहा है आपको 1 सेमी का मतलब होता है 1/2, ठीक है। आपको मिल रहा है 1 सेंटी, क्या मिल रहा है? 1 सेंटी मतलब 1/100। कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml। 1 लीटर में 1000 cc या 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर इन दोनों को इक्वल करूं तो 1000 ml इक्वल्स टू 1000 cc
1000 से 1000 कट जाएगा, मतलब 1 ml इक्वल्स टू 1 cc, और ये कट जाएगा ये भी, तो ये कितना जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कट जाएगा तो कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीसी का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा मतलब ये दोनों सेम लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब लिखो या सीसी लिखो, बात बराबर होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिलेशन बताया मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। चलिए आज इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर का पहला लेक्चर है, ठीक है। सेकंड लेक्चर में है क्या करेंगे हम, जितना भी हमने टर्म्स पढ़े हैं उस सारे टर्म्स पे हम क्या करेंगे क्वेश्चंस, क्या करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक ये हमारा क्लियर होगा नहीं। इसलिए जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आए तो कृपया करके आप इसका पूरा रिवीजन करके आए, ठीक है। मतलब जितना भी पढ़ाया उतने का पूरे क्या कर लें आप रिवीजन, तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा, आपको भी मुझे भी कराने में आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।